अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर विलायत खान है और मैं इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वा कैंपस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन अबाउट द बूलियन फंक्शंस के बूलियन फंक्शंस क्या है, इसको हम कैसे बनाते हैं। और अगर हमारे पास बूलियन फंक्शंस है जो कि किसी डिजिटल कंपोनेंट को मॉडल कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम लॉजिक गेट्स के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इन एडिशन टू दैट हम आज बात करेंगे बूलियन फंक्शंस के डिफरेंट फॉर्म्स को या रिप्रेजेंटेशन को, उनको कैनोनिकल फॉर्म्स कहा जाता है। तो हम इन तीन टॉपिक्स के बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो बूलियन फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड और बिल्ट फ्रॉम बूलियन अलजेब्रा, जिसमें हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स होते हैं। इसमें एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको बाइनरी वेरिएबल्स, और जो दो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स है एंड एंड आर, और एक यूनरी ऑपरेटर है नॉट, और कुछ पैरेंथेसिस इन इक्वल साइन को मिला के इससे हम एक बूलियन फंक्शन बना सकते हैं। यानी बूलियन फंक्शंस में किसी बूलियन फंक्शन में बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, और हर एक एक्सप्रेशन को हम बाइनरी वेरिएबल्स, दो बाइनरी ऑपरेटर्स एंड एंड आर, एक यूनरी ऑपरेटर नॉट और पैरेंथेसिस मिला के टुगेदर विद एन इक्वल साइन, हम इन सब से एक बूलियन फंक्शन बना सकते हैं। किसी भी बूलियन फंक्शन का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। यानी बूलियन फंक्शन में जितने वेरिएबल्स होते हैं, उन सारे वेरिएबल्स के एक गिवन वैल्यू के लिए, मतलब उन सब के एक पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, यानी हर एक वेरिएबल का अगर हम एक एक वैल्यू लें तो उसके लिए वो बूलियन फंक्शन या तो 0 रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये 4 बूलियन फंक्शंस हैं। बूलियन फंक्शन का अपना एक नाम होता है, और ये नाम इधर हम फंक्शन f1, f2, f3 एंड f4 रख रहे हैं। इसके बाद एक इक्वल साइन होगा और राइट साइड पे एक बूलियन एक्सप्रेशन होगा जिसकी डेफिनेशन ऊपर मैंने आपको बता दी। तो इस एक्सप्रेशन में, बूलियन एक्सप्रेशन में, हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स हो सकते हैं और बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर जरूरी नहीं, मतलब एंड और आर दोनों हो सकते हैं, इन दोनों में से एक हो सकता है, या सिर्फ यूनरी ऑपरेटर हो सकता है। और पैरेंथेसिस डिसएम्बिगुएशन के लिए नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसकी भी अगर ज़रूरत है तो पैरेंथेसिस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं तो अपना इस्तेमाल करें, लेकिन इक्वल साइन ज़रूर होगा। तो ये हमारे पास f1 एक बूलियन फंक्शन है, राइट साइड पे एक बूलियन एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स है x, y और z, और यहाँ पर डॉट ऑपरेटर है यानी एंड ऑपरेटर है, यानी x डॉट y डॉट z प्राइम, और इसमें हमारे पास यूनरी ऑपरेटर में, यानी ये बूलियन फंक्शन 3 वेरिएबल से बना है, जिसमें यूनरी ऑपरेटर नॉट भी है और बाइनरी ऑपरेटर एंड भी है, लेकिन इसमें r नहीं है, इसमें पैरेंथेसिस नहीं है। इसी तरह हमारे पास दूसरा बूलियन फंक्शन f2 है जिसमें इक्वल साइन भी है, और इस फंक्शन को हमने एक नाम दिया है f2। और राइट साइड पर इस बूलियन फंक्शन की बॉडी है या बूलियन एक्सप्रेशन है, जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z, और इसमें जो बाइनरी ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है वो इसमें और ऑपरेटर भी है प्लस, एंड एंड ऑपरेटर भी है डॉट। ये एंड ऑपरेटर नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इट इज़ इम्प्लिसिटली देयर। जहाँ पर भी दो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में ज़रूर एक एंड ऑपरेटर होता है, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम एंड ऑपरेटर का जो सिंबल है डॉट, उसको हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर y प्राइम डॉट z है, असल में यहाँ पर डॉट है, लेकिन ये सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको स्किप करते हैं। तो ये हमारे पास f2 एक बूलियन फंक्शन है जिसमें राइट साइड पे इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो x प्लस y प्राइम z है। इसी तरह हमारे पास एक तीसरा बूलियन फंक्शन है f3 जिसमें हमारे पास 3 ही वेरिएबल्स हैं, और इसमें
ये टर्म्स बने हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टर्म है जिसमें तीन वेरिएबल्स जो एक्स वाई जी तीनों वेरिएबल्स है, तीनों वेरिएबल्स की नुमाइंदगी है इसमें। एक्स प्राइम है, वाई प्राइम है, जी। तो ये टर्म असल में दो एंड ऑपरेटर्स इसके बीच में है और दो यूनरी ऑपरेटर्स है इसमें, और प्लस इधर एक बाइनरी ऑपरेटर अगेन, इधर एक दूसरा टर्म है। तो इसमें एक्स प्राइम वाई जी और प्लस एक तीसरा टर्म एक्स डॉट वाई, और फिर ये सब मिला के हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन बनाता है। और इसको अगर हम इक्वल साइन दे और एक नाम दे तो ये सब मिल के एक बूलियन फंक्शन बनाता है। इसी तरह हमारे पास f4 भी है, यानी ये बूलियन फंक्शन f4 है जिसमें x डॉट वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम डॉट जी है, और इसमें हर एक टर्म का अपना एक वैल्यू होगा। फिर जब हम इसको इस पूरे बूलियन एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यानी इसमें हर एक बूलियन फंक्शन में एक मरतबा अगर x की वैल्यू कोई 0 या 1 रखे, y की वैल्यू कोई 0 या 1 रखे, z की वैल्यू कोई 0 या 1 रखे, और फिर ये जो बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर्स हैं इनके रूल्स ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि कैसे इन ऑपरेटर्स की ये ऑपरेटर्स कैसे वैल्यूज इनके लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। तो उन रूल्स को यूज करके हर एक सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स के लिए हमारे पास एक वैल्यू आएगा जो कि या तो 0 होगा या तो 1 होगा। यहाँ पर इन चारों बूलियन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें जितनी वेरिएबल्स है उन सारे वेरिएबल्स के सारे पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, और हर एक वैल्यू के लिए इन चारों फंक्शंस के आउटपुट वैल्यूज गिवन है। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे x और y z ये तीन वेरिएबल्स है। चूंकि इन चारों बूलियन फंक्शंस में हमारे पास जो वेरिएबल्स यूज हो चुके हैं वो वेरिएबल्स हमारे पास x y और z हैं। तो x y और z को लेफ्ट साइड पे हमने तीन कॉलम्स में हमने इनके लिए बनाने हैं, और इन तीनों वेरिएबल्स के जितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, यानी पॉसिबल कम्बिनेशंस होते हैं, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है, यानी वेरिएबल्स हमारे पास बाइनरी है, यानी हर एक वेरिएबल के दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। तो हमारे पास जो बेस होगा या रेडिक्स होगा वो 2 होगा, और हमारे पास जो एक्सपोनेंट होगा इस केस में तो वो 3 हो गए, ये 3 हो गए, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। सो 2 raised to power 3 becomes 8। तो टोटल कम्बिनेशन हमारे पास 8 बनते हैं। तो इन 8 कम्बिनेशंस को लिखने का तरीका ये है कि 0 से लेकर 7 तक आप जस्ट बाइनरी वेरिएबल्स, बाइनरी नंबर्स लिख लें, यानी 0 0 0 0 0 1 और इस तरह आखिर में 1 1 1। तो ये हमारे पास ऑल पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशंस बन गए, ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास इन तीनों वेरिएबल्स के बन गए। अब हम इस हर एक कम्बिनेशन के लिए इन चारों आउटपुट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं f1 की बात करूं तो f1 का जो एक्सप्रेशन है इधर बूलियन फंक्शन गिवन है, ये एक्सप्रेशन हमें गाइड करेगा कि हर एक इनपुट कम्बिनेशन के लिए आउटपुट वैल्यू क्या होगा। वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, लेकिन ये हमें ये एक्सप्रेशन एक्चुअली हमें बताएगा। अच्छा, तो अगर हमारे पास तीनों x और y और z 0 है तो f1 की वैल्यू इस पोजीशन पर हमारे पास 0 बनेगा। और ये 0 कैसे बनता है, देखिए हमारे पास x 0 है, y 0 है, और यहाँ पर बीच में एंड ऑपरेटर है, और z चूंकि इधर हमारे पास 0 है लेकिन इधर z प्राइम है तो ये 1 बनेगा। तो अब 0 एंड 1, तो इसका वैल्यू जो हमारे पास बनता है वो 0 ही बनता है, क्योंकि एंड ऑपरेटर में अगर एक भी वैल्यू 0 हुआ तो हमारे पास रिजल्ट 0 होगा। तो f1 की वैल्यू 0 होगा, f द इनपुट वैल्यूज और 0 0 एंड 0। इसी तरह हम बाकी सारे इनपुट कम्बिनेशंस के लिए भी f1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि इधर टेबल में गिवन है। और आखिर में ये 1 है, तो इसमें हमारे पास 1 कब आएगा, जब हमारे पास x भी 1 है एंड y भी 1 है एंड और z की वैल्यू 0 होगा तो यूनरी ऑपरेटर्स को 1 बना लेगा। तो आखिर में हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो बनेगा वो 1 एंड 1 बनेगा। तो एंड ऑपरेटर के तीनों इनपुट्स हमारे पास 1 है, तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट होगा वो भी 1 होगा। इसी तरह हम f2, f3 और f4 बूलियन फंक्शंस के लिए भी इनके एक्सप्रेशन की मदद से हम आउटपुट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें बाइनरी ऑपरेटर एंड
बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर नॉट या कम्प्लीमेंट के बारे में पता है कि ये ऑपरेटर्स इन ऑपरेटर्स को हम कैसे इवेलुएट करेंगे, वैल्यूज कैसे इवेलुएट करेंगे। तो अगर हम सारे वैल्यूज इन सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए इवेलुएट करें तो हमारे पास ये टेबल मिलेगा जो कि हमारे सामने है। इस टेबल में अगर हम F3 और F4 को हम कंपेयर करें तो हमारे पास इनके हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए इनके वैल्यूज बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी दोनों F3 और F4 के कॉलम्स बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि F3 और F4 ये दोनों बूलियन फंक्शन हर एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देता है, यानी अगर x, y और z ये तीनों जीरो हम प्रोवाइड करें F3 और F4 को तो ये दोनों फंक्शन हमें जीरो देगा। इसी तरह अगर हम 0 0 1 इनपुट दे तो F3 भी 1 दे रहे, F4 भी 1 रहे, और बाकी इसी तरह हम सारे आउटपुट्स के लिए आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरे अल्फाज में अगर हमारे पास ये F3 और F4 जिन सिस्टम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उन सिस्टम को, उन डिजिटल सिस्टम्स को अगर हम एक ही इनपुट दे तो F3 जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है और F4 जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सिस्टम्स का आउटपुट एक जैसे होगा। तो हकीकत में यानी F3 और F4 ये जो दो बूलियन फंक्शंस है, दे आर फंक्शनली इक्विवेलेंट, दोनों एक जैसे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों का काम एक जैसे होगा। इन फंक्शनली ये बिल्कुल एक जैसे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और यहाँ पर मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे पास F3 बूलियन फंक्शन है और यहाँ पर F4 एक बूलियन फंक्शन है। इनमें जो टर्म्स है वो डिफरेंट है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी डिफरेंट होगी, उसमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, लॉजिक गेट्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, लेकिन फंक्शनली दे आर एग्जैक्टली द सेम। और यहाँ पर हमारे पास F4 की जो एक्सप्रेशन है वो ज्यादा सिंपल लग रहा है। आगे मैं देख लूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह हमारे पास इनकी इम्प्लीमेंटेशन सिंपल होगी। तो ये एक बात वाज़ेह है कि हमारे पास किसी एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो डिफरेंट सिस्टम, दो या इससे ज्यादा डिफरेंट सिस्टम्स हो सकते हैं या ज्यादा बूलियन फंक्शंस हो सकते हैं, और जिनकी फंक्शन बिल्कुल या आउटपुट बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की बात आती है, यानी हमारे पास हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम का जो मॉडल होगा वो इंतहाई सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हम ढूंढ निकाले, जो कि जिनका फंक्शन चेंज ना हो। यानी मतलब लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक सिस्टम है जो एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो हम अगर कोशिश करें तो उस सिस्टम का एक सिंप्लीफाइड लाइट वेट मॉडल या फंक्शन या सिस्टम हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक मेथड है। तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक कट एंड ट्राई प्रोसीजर है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि बूलियन फंक्शन में जो टर्म्स एंड लिटरल्स होते हैं उनको किसी तरह से कम करें। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना जरूरी है। इसमें सबसे पहले है लिटरल। लिटरल एक किसी बूलियन फंक्शन में एक वेरिएबल अगर प्राइम्ड या अनप्राइम्ड की शक्ल में हो तो उसको हम लिटरल कहते हैं, यानी प्राइम्ड और अनप्राइम्ड वेरिएबल इज ए लिटरल। तो फॉर एग्जांपल पिछले फंक्शन में हमारे पास y फॉर एग्जांपल बगैर कम्प्लीमेंट की भी था, तो दैट इज अनप्राइम्ड वेरिएबल, और अगर उसके ऊपर कम्प्लीमेंट का निशान है यानी यूनिट ऑपरेटर यूज हुआ है तो दैट इज प्राइम्ड। तो अगर कोई वेरिएबल प्राइम्ड या अनप्राइम्ड शक्ल में है तो उसको हम लिटरल कहते हैं। तो हर एक लिटरल किसी फंक्शन में असल में हकीकत में किसी लॉजिक गेट का एक इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अगर हम जब बूलियन फंक्शन को लॉजिक गेट्स के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो हर एक लिटरल किसी लॉजिक गेट का एक इनपुट शो करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह हमारे पास फंक्शंस में अगर टर्म्स है, यानी टर्म अगर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर कोई ऑपरेटर हम अप्लाई करें, बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई करें, सो दैट बिकम्स अ टर्म। तो हमारे पास बूलियन फंक्शंस में हर एक टर्म एंड या और गेट से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यानी बूलियन फंक्शन में जो आपको लिटरल नजर आ रहे हैं वो लिटरल्स असल में लॉजिक गेट्स के इनपुट्स होते हैं, और जो टर्म्स होते हैं वो हकीकत में लॉजिक गेट्स होते हैं।
तो हम अगर इस तरह कोशिश करें कि हम बूलियन फंक्शन में नंबर ऑफ लिटरल्स को कम करें और हम अगर टर्म्स को कम करें, तो इसका मतलब है कि उसी इम्प्लीमेंटेशन में या जो सर्किट बनेगा उसमें इक्विपमेंट्स या लॉजिक गेट्स कम होंगे। तो इसका मतलब है कि हम अगर बूलियन फंक्शन को किसी तरह से सिंप्लीफाई करें, उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स और नंबर ऑफ टर्म्स को रिड्यूस करें, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स इन द सर्किट। तो सर्किट में जाहिर बात है कि अगर उसमें कंपोनेंट्स कम होंगे, लॉजिक गेट्स कम होंगे, वायर्स कम होंगे, तो वो सर्किट सिंपल होगा, उसकी पावर कंजम्पशन कम होगी, वो जगह कब एक्यूपाई करेगा। सो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन का मकसद यही होता है, क्योंकि एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन एक कट एंड ट्राई प्रोसीजर है जिसमें हम बूलियन अलजेब्रा के एग्जाइम्स और बेसिक थ्योरम्स को यूज करके हम नंबर ऑफ लिटरल्स और टर्म्स बूलियन फंक्शन में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा और मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज हमारे पास f2 एक फंक्शन है x प्लस वाई प्राइम z। तो इस बूलियन फंक्शन में हमारे पास तीन लिटरल्स है, यानी x एक लिटरल है, y प्राइम एक लिटरल है, z हमारे पास एक लिटरल है। सो x y प्राइम एंड z ये तीन लिटरल्स है, और हमारे पास इस बूलियन फंक्शन में दो टर्म्स है। एक टर्म तो हमारे पास y प्राइम z है क्योंकि इधर एक डॉट ऑपरेटर है, और दूसरा टर्म हमारे पास x प्लस वाई प्राइम z टुगेदर, ये सब मिला के एक टर्म है। तो हमारे पास दो टर्म्स है, इन दो टर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें दो लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस विद लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स से हम किसी बूलियन फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि दैट इज द गोल कि हम डिजिटल सिस्टम को मॉडल करने के लिए बूलियन अलजेब्रा यूज करके बूलियन फंक्शंस पहले बनाएंगे, और फिर हम बूलियन फंक्शंस को देख के लॉजिक गेट्स से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास f1 फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है f1 इज इक्वल टू एक्स वाई जी प्राइम। तो ये हमारे पास एक बूलियन फंक्शन है, और इस बूलियन फंक्शन को हम लॉजिक गेट से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज हो चुका है। तो एक्स वाई जी प्राइम ये तीनों इनपुट्स होंगे इस लॉजिक गेट के, और ये हमारे पास एस f1 की लॉजिक गेट्स के साथ इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ये f1 है हमारे पास, ये आउटपुट इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे जो नाम हमने दिया होगा, दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस डिजिटल सिस्टम और सर्किट इन सिंपल वर्ड्स। यहाँ पर हमारे पास z प्राइम है, तो z को हम इन्वर्टर से यूज करके इसको इन्वर्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम एक 3 इनपुट एंड गेट यूज करेंगे, और इस 3 इनपुट एंड गेट को एक तो z प्राइम इनपुट में देंगे और दूसरी तरफ हम x और y इनपुट में देंगे। तो ये हमारे पास इस बूलियन फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन होगी लॉजिक गेट्स के साथ। इसी तरह हम दूसरी बूलियन फंक्शन जो हमारे पास था f2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्राइम z। तो हमारे पास ये एक बूलियन फंक्शन है जिसमें हमारे पास दो टर्म्स है, तो हमारे पास दो लॉजिक गेट्स हमें चाहिए होंगे, और इसको लॉजिक गेट से जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ यूँ बनेगी। हमारे पास आउटपुट में f2 होगा, और यहाँ पर और गेट हम यूज करेंगे, तो इस और गेट के एक इनपुट हमारे पास x होगा जो कि यहाँ हम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास एक इनपुट आएगा जो कि खुद भी एक दूसरे लॉजिक गेट का आउटपुट है, यानी y प्राइम z ये हम इधर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास y प्राइम z एक दूसरा इनपुट और गेट का होना चाहिए। तो इस y प्राइम z को पहले हम इधर बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्योंकि डॉट ऑपरेटर है, तो एंड गेट से हम डॉट ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एंड गेट है हमारे पास, और इस एंड गेट का एक इनपुट z है जो डायरेक्टली हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और दूसरा इनपुट इसका y प्राइम है, यानी y होगा, और इसको इन्वर्ट करके हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो y प्राइम इज क्रिएटेड लाइक दिस यूजिंग एन इन्वर्टर। तो ये हमारे पास इस बूलियन फंक्शन f2 की इम्प्लीमेंटेशन विद लॉजिक गेट्स। बिल्कुल इसी तरह हम f3 को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और f4 को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि f3 और f4 ये जो दो बूलियन फंक्शंस है, इनको इनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनके बूलियन एक्सप्रेशंस डिफरेंट लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये फंक्शनली एक जैसे हैं। f3 एंड f4 आर इक्विवेलेंट फंक्शंस, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। जाहिर बात है कि इसमें हमारे पास
लॉजिक गेट्स कम है और यहाँ पर लॉजिक गेट्स ज्यादा है, ये ज्यादा जगह ऑक्युपाई करेगा, ज्यादा पावर कंजम्पशन इसकी होगी, लेकिन फंक्शनली इनका काम एक जैसे हैं। तो अगर हमारे पास कोई ये फंक्शन फॉर एग्जांपल गिवन है और हम इसको इम्प्लीमेंट करें, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या इस बूलियन फंक्शन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी है। हम उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। आगे चंद हफ्तों तक हम ये इसके टूल्स एंड टेक्निक्स सीखेंगे कि हम कैसे किसी बूलियन या किसी डिजिटल सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि सिंप्लीफाइड वर्जन है भी और कि नहीं, और अगर है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। और हो सकता है किसी एक बंदे का एक सिंप्लीफाइड वर्जन हो सकता है एक दूसरा सिंप्लीफाइड वर्जन भी हो जो कि इससे सिंप्लीफाइड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्जन सिंप्लीफाइड फॉर्म है क्या ये द मोस्ट सिंप्लीफाइड है कि नहीं है। तो इसके सिस्टमेटिक तरीके हमें आगे सीखने होंगे। लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, लॉजिकल मैनिपुलेशन इज वन ऑफ देम। ओके, सो हमें कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फंक्शन इज इम्पोर्टेंट। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फंक्शन एफ एज एफ प्राइम, अगर एफ एक बूलियन फंक्शन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम एफ प्राइम से डिनोट करते हैं। और किसी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें ट्रुथ टेबल से फाइंड करना हो तो जस्ट उस ट्रुथ टेबल में जहाँ पर जीरोज है उनको 1 कर दे और जहाँ पर 1s है उनको 0 कर दे, तो उस ट्रुथ टेबल में ओ एफ एफ प्राइम हमें मिल जाएगा। सो इट इज obtained by changing 1s to 0s and 0s to 1 in the value of f। लेकिन हमारे पास algebraically अगर कोई boolean फंक्शन गिवन है या एक्सप्रेशन गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डे मॉर्गन्स लॉ। लेट्स सपोज हमारे पास एक बूलियन फंक्शन है a प्लस b प्लस c। इस बूलियन फंक्शन में हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर प्लस 2 मरतबा यूज हो चुका है और इसमें हमारे पास जो बूलियन वेरिएबल्स है वो 3 बूलियन वेरिएबल्स है, a b और c, ये 3 बूलियन वेरिएबल्स है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका ये है कि इसको पैरेंथेसिस में बंद करके एक इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए लाइक दिस। इसके बाद डिमॉर्गन लॉ में हमारे पास जो बेसिक फॉर्म है डिमॉर्गन लॉ का, उसमें 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई होल प्राइम। तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, तो इस शक्ल को हम 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लाने के लिए हम b प्लस सी को किसी तीसरी वेरिएबल से आर्जी तौर पर रिप्लेस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि लेट b प्लस सी इज एक्स, तो b प्लस सी को हम x से रिप्लेस कर, सो दिस b प्लस सी बिकम्स x हेयर। अब a प्लस एक्स प्राइम हमारे पास है, तो अब डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक हम जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास ये a प्राइम एक्स प्राइम होगा बाय डिमॉर्गन थ्योरम। तो हमारे पास ये अब a प्राइम एक्स प्राइम है, लेकिन ये x हमने आर्जी तौर पे इधर पुट किया था, तो अब हम इस तरह कर सकते हैं कि x की जगह हम वापस b प्लस सी पुट कर सकते हैं। सो दिस वुड बिकम लाइक दिस। सो a प्राइम और इधर डॉट है, ऑलरेडी इधर हमने नहीं लिखा, इधर डॉट है, x प्राइम की जगह x की जगह हम b प्लस सी और ये प्राइम अपनी जगह आ जाएंगे। तो अब b प्लस सी होल प्राइम में अगेन 2 वेरिएबल्स है, तो इसका डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास b प्राइम c प्राइम बनेगा। तो a प्राइम डॉट अपनी जगह और ये b प्राइम c प्राइम बनेगा। अब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रहा है कि ये जो पैरेंथेसिस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पैरेंथेसिस आखिर में 2 वेरिएबल्स को इनक्लोज कर दे या पहले 2 वेरिएबल्स को इनक्लोज कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास ये ऐसे बने, जस्ट हम पैरेंथेसिस और डॉट को रिमूव करते हैं, a प्राइम b प्राइम c प्राइम हमारे पास एंड पे इस बूलियन फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो अगर हमारे पास लेट सपोज कि a प्लस b प्लस c f के बराबर था, तो हमारे पास अब ये f प्राइम के बराबर होगा। सो f प्राइम इज a प्राइम b प्राइम c प्राइम। हमारे पास बूलियन फंक्शंस के जो फॉर्म्स है उनको, एक को ग्रुप ऑफ फॉर्म्स को कैनोनिकल फॉर्म्स कहा जाता है, दूसरे को स्टैंडर्ड फॉर्म्स कहा जाता है। तो इन फॉर्म्स को बनाने के लिए हमें कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स कहा जाता है, उनको हमें समझने की जरूरत है। तो बूलियन फंक्शंस चंद वेरिएबल से, वो वेरिएबल एक वेरिएबल या इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वेरिएबल से बूलियन फंक्शंस बनते हैं। अब हमारे पास अगर n वेरिएबल्स है किसी बूलियन फंक्शन में, तो n वेरिएबल्स को हम अगर एंड करें, उन n वेरिएबल्स के बीच में हम एंड ऑपरेटर पुट कर दे, और वेरिएबल्स में हमारे पास प्राइम्ड या अनप्राइम्ड 2 पॉसिबिलिटीज है, तो अगर हम सारे पॉसिबल सिचुएशन या केसेस हम बना ले, ऐसे केसेस बना ले कि जिसमें हर एक वेरिएबल प्राइम्ड में भी हो, अनप्राइम्ड में भी हो
और बीच में डॉट ऑपरेटर पुट करें, तो हमारे पास अगर n वेरिएबल्स है, यानी n इज ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि 1 2 3 आगे कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो 2n पॉसिबल कम्बिनेशन हम इसी रिप्रेजेंटेशन के बनेंगे। और इसी हर एक कम्बिनेशन को या हर एक रिप्रेजेंटेशन को हम मिनटर्म या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट से दो वेरिएबल्स है, यानी n की वैल्यू 2 है, तो 2 4 बनता है, सो देयर आर 4 मिन टर्म्स इन दिस केस। और इन 4 मिन टर्म्स को हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल्स है x और y, तो हम बीच में डॉट ऑपरेटर पुट कर देंगे और x और y की सारे पॉसिबल कम्बिनेशन, यानी जिसमें x प्राइम्ड फॉर्म में भी हो और अनप्राइम्ड फॉर्म में भी हो, तो पहला जो मिन टर्म बनेगा वो x डॉट y, जिसमें x और y दोनों अनप्राइम्ड है, फिर x डॉट y प्राइम, जिसमें x तो प्राइम्ड है लेकिन y x अनप्राइम्ड है लेकिन y प्राइम्ड है, फिर x प्राइम्ड है y अनप्राइम्ड है, और आखिर में दोनों प्राइम्ड है। तो ये चार पॉसिबल कम्बिनेशंस इनके बनते हैं दो वेरिएबल्स के लिए। इसी तरह अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स होंगे तो 2 यानी 8 मिन टर्म्स तीन वेरिएबल्स के बनेंगे, और 4 के 16 बनेंगे, 5 के 32 बनेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमारे पास ये जो हर एक कम्बिनेशन है इसको हम मिन टर्म कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम n वेरिएबल्स है और उनमें हर एक वेरिएबल को प्राइम्ड और अनप्राइम्ड रखे और बीच में आर ऑपरेटर रखे, तो हमारे पास फिर इसी की भी 2n पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे, और हर एक कम्बिनेशन को हम मैक्स टर्म कहते हैं। हर एक कम्बिनेशन को मैक्स टर्म या स्टैंडर्ड सम कहा जाता है, इसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या मिन टर्म, और इसको स्टैंडर्ड सम या मैक्स टर्म कहा जाता है। तो लेट सपोज हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स है, तो इनके टोटल जो मैक्स टर्म्स बनेंगे वो 2 यानी 4 बनेंगे। तो पहला मिन टर्म ऐसा है कि एक तो प्लस ऑपरेटर रखेंगे, मैक्स टर्म का मतलब है कि प्लस ऑपरेटर रखेंगे, और मैक्स टर्म का दूसरा हमने क्या करना है, इसमें हमने हर एक वेरिएबल की हर एक फॉर्म यानी प्राइम्ड और अनप्राइम्ड को शो करना है। तो इसमें पहले मैक्स टर्म में हमारे पास x और y दोनों अनप्राइम्ड है, दूसरे में x अनप्राइम्ड है, y प्राइम्ड है, तीसरे में हमारे पास x प्राइम्ड है, y अनप्राइम्ड है, और चौथे मैक्स टर्म में हमारे पास दोनों प्राइम्ड है, और बीच में प्लस प्लस ऑपरेटर हर जगह होगा। तो हमारे पास चार पॉसिबल मैक्स टर्म्स बनते हैं अगर हम दो वेरिएबल्स की बात करें। अगर तीन वेरिएबल्स हो तो 2 यानी 8 मैक्स टर्म्स हमारे पास बनेंगे। तो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स बनाने का तरीका यही है कि हमने इनमें पहले में डॉट ऑपरेटर और दूसरे में हमने प्लस ऑपरेटर पुट करना है, और हर एक वेरिएबल को प्राइम्ड और अनप्राइम्ड फॉर्म में हमने लिखना है। तो ये एक एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास तीन वेरिएबल्स के सारे पॉसिबल मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स बनाए गए हैं इसी टेबल में। तो हमारे पास लिट्स है, वेरिएबल्स x y z हैं, ये वेरिएबल्स आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके वेरिएबल्स a b और c भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप जस्ट यू कैन जस्ट रिप्लेस दीज वेरिएबल्स विद एनी अदर वेरिएबल्स ऑफ योर चॉइस। तो इस एग्जांपल में हमारे पास तीन वेरिएबल्स है, x, y और z, ये तीन वेरिएबल्स है, और इनके सारे पॉसिबल मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स बनाने का तरीका ये है कि हम इनके सारे पॉसिबल वैल्यूज जीरोस एंड वन में लिख लें। यानी जिस तरह हमने इससे पहले किया था, x, y, z तीन वेरिएबल्स है, तो 2 8 पॉसिबल वैल्यूज बाइनरी सिस्टम इसके बनेंगे। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम सबसे पहले 0 से लेकर 7 तक बाइनरी नंबर्स लिख लें, और ये हमारे पास तीन कॉलम्स बनाएंगे, एक x के लिए, एक y के लिए और एक z के लिए। तो मिन टर्म्स बनाने का तरीका ये है कि हम इस तरह करें कि जहां पर किसी वेरिएबल के नीचे 0 है उसके सामने उस वेरिएबल को प्राइम्ड शक्ल में लिखे, जहां पर 1 है उसको अनप्राइम्ड फॉर्म में लिखे, और बीच में डॉट पुट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला टर्म बनेगा, x 0 है, y 0 है, z 0 है, तो हम x का भी प्राइम्ड वर्जन लिख लेंगे, यानी x प्राइम, फिर y प्राइम, z प्राइम, और बीच में डॉट पुट करेंगे, जो कि हम लिखते नहीं है फॉर सिंपलिसिटी, तो x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, ये हमारा पहला मिन टर्म बनेगा। इसी तरह हम दूसरी कॉम्बिनेशन के लिए भी मिन टर्म बना सकते हैं, ये हमारे पास x प्राइम, y प्राइम और z होगा, x प्राइम, y प्राइम, z, और ये x प्राइम, y, z प्राइम होगा, एंड आखिर में हमारे पास चूंकि तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज 1 1 है, तो ये भी x होगा, ये y होगा, ये z होगा, ये सारे पॉसिबल मिन टर्म्स इसी तरह हम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 8 मिन टर्म्स बनेंगे। अब चूंकि ये बाइनरी में जो वैल्यू गिवन है
इसका डेसिमल में इसका मतलब 0 बनता है, ये 1 बनता है। तो ये मिन टर्म लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी इसको आसान बनाने के लिए हम इसके लिए सिंबल या नोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चूंकि मिन टर्म ये सारे मिन टर्म्स है, तो इसका पहला लेटर m हम ले लेंगे लोअर केस में, और इसके सामने जो डेसिमल वैल्यू बनता है दैट इज 0, तो हम इसको एज अ सबस्क्रिप्ट लिख लेंगे। तो m0 is the first min term, m1 is the second, m2 and until m7, so these are the designation for these 8 min terms। तो इन min terms की जगह हम इन symbols को भी लिख सकते हैं जहाँ जरूरत हो। बिल्कुल इसी तरह हम मैक्स टर्म्स भी बना सकते हैं। मैक्स टर्म्स के लिए जरूरी है कि हम प्लस का ऑपरेटर यूज करें, और जहां पर जिस वेरिएबल के नीचे 0 है उसको अनप्राइम्ड फॉर्म में लिखे प्लस पुट करें, और जहां पर 1 है उसके नीचे उसके सामने हम प्राइम्ड फॉर्म में उस वेरिएबल को लिखे, बिल्कुल मिन टर्म्स के बिल्कुल उलट। तो हम यहाँ पर देखिए एक्स वाई और जी ये तीनों 0 है, तो हम एक्स और बीच में प्लस पुट करेंगे, एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये हमारे पास पहला मैक्स टर्म बनेगा। और बिल्कुल मिन टर्म्स की तरह हम इसको भी डिजिग्नेट करेंगे विद एम, लेकिन यहाँ पर एम अपर केस में होगा, बाकी जो नंबर्स है इधर 0 से लेकर 7 तक ये बिल्कुल इसी तरह होंगे। तो ये हमने पहला मैक्स टर्म बनाया, और आखिर में चूंकि एक्स 1 है, y1 है, z1 है, तो इसके लिए हमने इनके प्राइम्ड वर्जन इन लेटर्स के यूज करने हैं। तो x प्राइम प्लस y प्राइम प्लस z प्राइम, ये हमारे पास आखिरी मैक्स टर्म बनेगा। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है कि हम किस तरह 3 वेरिएबल्स के लिए इनके सारे पॉसिबल मिन टर्म्स कैसे बनाएंगे, इनको डिजिग्नेट कैसे करेंगे, उनके मैक्स टर्म्स कैसे बनाएंगे और उनको डिजिग्नेट कैसे करेंगे। और अगर बात हो 4 वेरिएबल्स का, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल w x y z सारे पॉसिबल बाइनरी 0 से लेकर 15 तक बाइनरी नंबर्स हम लिख लेंगे। इसी तरह मिन टर्म्स बनाएंगे और 0 से लेके m15 तक हम इसको डिजिग्नेट कर सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरह हम मैक्स टर्म्स भी बना सकते हैं। तो 4 वेरिएबल्स के लिए जो टोटल मैक्स टर्म्स बनेंगे वो 16 मैक्स टर्म्स बनेंगे, 5 वेरिएबल्स के लिए 32 मैक्स टर्म्स बनेंगे, और इसी तरह इतनी ही मिन टर्म्स भी बनेंगे। तो ये मिन टर्म्स 3 वेरिएबल्स के लिए मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स बनाने का यही तरीका है। अब फंक्शंस को हम बूलियन फंक्शन को हम सम अप मिन टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम अप मिन टर्म्स हम ऑलरेडी मिन टर्म्स हमें पता है कि मिन टर्म्स क्या है, दे आर जस्ट प्रोडक्ट टर्म्स, और हम उनको सम करके बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो बूलियन फंक्शंस हम एज अ सम अप मिन टर्म्स ट्रुथ टेबल अगर गिवन हो, जिस तरह पहले 4 बूलियन फंक्शंस के ट्रुथ टेबल गिवन थे, तो अगर इसी तरह ट्रुथ टेबल किसी बूलियन फंक्शन का गिवन हो, तो हम उस ट्रुथ टेबल से बूलियन फंक्शन को एज सम अप मिन टर्म्स के फॉर्म में इसका बूलियन फंक्शन बना सकते हैं। टू फॉर्म ए मिन टर्म फॉर ईच, अगर ये इसका तरीका ये है कि जस्ट फॉर्म ए मिन टर्म फॉर ईच combination of the input variables that produces a one and then combine them with OR operator। तो इसके बनाने का तरीका ये है, यानी ट्रुथ टेबल से बूलियन फंक्शन को बनाने का तरीका ये है कि बूलियन फंक्शन का जो आउटपुट कॉलम है उस कॉलम में देखे कि जहां पर आउटपुट 1 है उसके सामने मिन टर्म्स को ले लें और जस्ट आर ऑपरेटर बीच में पुट कर दें, तो ये हमारे पास सम अप मिन टर्म्स के फॉर्म में उस बूलियन फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास ये एक बूलियन फंक्शन गिवन है, हम फॉर सिंपलिसिटी मैं इन 2 कॉलम्स को फॉर द टाइम बीइंग एज्यूम करके ये नहीं है, सो ये हमारे पास इनपुट की 3 वेरिएबल्स है और ये हमारे पास आउटपुट एक कॉलम है। तो इनपुट में अगर ये वैल्यू हो तो आउटपुट में हमें ये वैल्यू मिलेगा, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो ये हमारे पास बूलियन फंक्शन f1 है। अब इस बूलियन फंक्शन f1 के कॉलम को देख के हम इसका बूलियन फंक्शन जो बॉडी है, एक्सप्रेशन है वेरिएबल्स के फॉर्म में, वो कैसे बनाएंगे। तो इसके बनाने का तरीका ये है कि हम इस बूलियन फंक्शन के इस कॉलम को देख के जहां पर 1 है उसको डिजिग्नेट कर लेंगे। ये हमारे पास 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये मैंने हाईलाइट कर दी। तो इसके सामने जो मिन टर्म्स है, यानी इस आउटपुट के सामने जो मिन टर्म है करस्पॉन्डिंग मिन टर्म, ये हमारे पास x प्राइम y प्राइम z। इसी तरह दूसरे आउटपुट
जहाँ पर आउटपुट 1 है, इसके सामने सामने जो मिन टर्म है दैट इज एक्स वाई प्राइम जी प्राइम, और इस पर आखिर में तीसरे आउटपुट 1 वैल्यू के लिए जो मिन टर्म है दैट इज एक्स वाई जी। अब इन मिन टर्म्स को के बीच में जस्ट प्लस पुट करके ये हमारे पास बूलियन फंक्शन बन जाते हैं सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में, यानी एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्लस एक्स वाई प्राइम जी प्राइम प्लस एक्स वाई जी। तो ये हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में बूलियन फंक्शन f1 हुआ। और अगर हम इन मिन टर्म्स की बजाय अगर हम इनके सिंबल यूज करें तो हमारे पास ये मिन टर्म 1 बनता है, मिन टर्म 1, ये मिन टर्म 4 बनता है, मिन टर्म 4, और ये मिन टर्म 7 है। तो हम m1 प्लस m4 प्लस m7 ये बूलियन फंक्शन हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में बन गया। ये सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म, यानी ये मिन टर्म है, ये मिन टर्म है और ये मिन टर्म, और हम इसको सम कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इसका सम ऑफ मिन टर्म्स। और इसको जो लेटर्स हम इसके लिए यूज करते हैं शॉर्ट SOM, दैट मीन्स सम ऑफ मिन टर्म्स। तो किसी बूलियन फंक्शन को अगर ट्रुथ टेबल गिवन है तो उस ट्रुथ टेबल से सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में बूलियन फंक्शन बनाना इंतहाई आसान है, और यही मैंने आपको तरीका बता दिया। बिल्कुल इसी तरह हम किसी बूलियन फंक्शन को एज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स हम ट्रुथ टेबल अगर गिवन हो तो उस ट्रुथ टेबल से हम बूलियन फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में बना सकते हैं। और इसके बनाने का तरीका यह है कि हम जहां पर बूलियन फंक्शन का आउटपुट 0 हो, उन जीरोस के सामने जो मैक्स टर्म्स गिवन है जस्ट उनको प्रोडक्ट करें। यहाँ पर बूलियन फंक्शन का वैल्यू जहां पर 1 था उनके सामने मिन टर्म्स को हम एंड करते थे, लेकिन यहाँ पर हम उलट कर रहे हैं। जहां पर बूलियन फंक्शन का वैल्यू 0 हो उसके सामने मैक्स टर्म्स हम एंड करेंगे, तो हमारे पास ये बूलियन फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ इस 1 को हमारे पास ये 0 है, 0 0 0 0, तो इनके सामने जो मैक्स टर्म्स है x प्लस वाई प्लस जी डॉट x प्लस वाई प्राइम प्लस जी डॉट x प्लस वाई प्राइम प्लस जी प्राइम डॉट x प्राइम प्लस वाई प्लस जी प्राइम डॉट x प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस जी। तो ये हमारे पास ये बूलियन फंक्शन आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में, क्योंकि ये मैक्स टर्म्स है और इनके बीच में हम प्रोडक्ट पुट करते हैं। लेकिन इनके सिंप्लिसिटी के लिए हम इनको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, और जस्ट उनके जो लेटर्स है इधर जो सिंबल्स है इन मैक्स टर्म्स, बड़े बड़े मैक्स टर्म्स के लिखने के बजाय उनके सिंबल्स को आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल m0 ये डॉट m2 डॉट m3 और इस तरह m5 m6। तो ये हमारे पास बूलियन फंक्शन f1 को हमने प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में बनाया या लिखा। तो किसी भी बूलियन फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी फंक्शन को हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, अगर हमारे पास बूलियन फंक्शन ऑलरेडी सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में अगर गिवन है तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में इसी शक्ल को देख के भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास f1 बूलियन फंक्शन गिवन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले लें तो इसको कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका एक तरीका ये है कि हम इसको इसमें जो 0 इसके सामने जो गिवन है, यानी इस बूलियन फंक्शन f1 के नीचे इस कॉलम में जहां पर वैल्यू 0 है, इनके सामने मिन टर्म्स को अगर हम सम करें तो हमें f1 प्राइम मिलेगा। अगर हम 1 के टर्म्स को सम करें तो हम f1 मिलेगा, लेकिन अगर हम जीरोस के सामने मिन टर्म्स को सम करें तो हमारे पास f1 प्राइम बनेगा। तो बूलियन फंक्शन जो ट्रुथ टेबल गिवन है उसमें से डायरेक्टली f1 प्राइम या किसी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका यह है कि 0 के सामने जो मिन टर्म्स है उनको प्लस करें तो हमें f1 प्राइम मिलेगा। अब हम ये तो बूलियन फंक्शन से डायरेक्टली किसी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका भी है, लेकिन इस तरीके को यूज करके हम इस फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास f1 प्राइम मिला, दिस इज द एक्सप्रेशन और बॉडी ऑफ दिस बूलियन फंक्शन। और ये हमने कैसे बनाया, हमने इस फंक्शन इस कॉलम में जो जीरोस के बने उनके सामने मिन टर्म्स को प्लस करने से जो हमें बूलियन फंक्शन बना, हम इसको f1 प्राइम कहेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ f1 इसको कहेंगे। तो अगर हम इस तरह करें कि हम डी मॉर्गन लॉ को यूज करके हम इनके दोनों तरफ का कॉम्प्लीमेंट लें
तो F1 प्राइम ऑलरेडी इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो 2 मरतबा अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये जस्ट F1 बनेगा अकॉर्डिंग टू द इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। तो इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के मुताबिक F1 प्राइम प्राइम हमारे पास F1 बनेगा, और राइट साइड का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास हर एक टर्म के अंदर अंदर फिर कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा, और हमारे पास x प्राइम y प्राइम z प्राइम, इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे तो डिमॉर्गन लॉ से x प्लस वाई प्लस जी बनाएगा, और ये प्लस डॉट से रिप्लेस हो जाएगा, और इस तरह ये जो टर्म है x प्राइम y z प्राइम से x प्लस वाई प्राइम प्लस जी बनेगा, और इधर बाकी सारी टर्म्स भी डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक हम इसी शक्ल में लाएंगे। तो ये हमारे पास F1 फंक्शन है जो कि इसी फॉर्म में है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हर एक टर्म असल में मैक्स टर्म है, जो कि पिछले टेबल में हमने देखे थे। मैक्स टर्म क्यों है? क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स का बूलियन फंक्शन है, और हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल की नुमाइंदगी है, तो इसका मतलब है कि ये, और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये मैक्स टर्म है। तो अगर उस टेबल से हम इन मैक्स टर्म के बजाय हम उनके सिंबल्स, शॉर्ट सिंबल्स यूज करें, तो F1 हमारे पास M0 डॉट M2 M3 डॉट M5 डॉट M6 में आ जाएगा। सो दिस इज द सेम फंक्शन that is now represented as product of max terms। तो हमने तो टेबल से डायरेक्टली किसी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली बनाया, जो कि यहाँ था, इस दोनों तरफ का कॉम्प्लीमेंट लेके, तो जब हमने डिमॉर्गन लॉसेस को आगे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के फॉर्म में ये बूलियन फंक्शन बन गया। तो हमारे पास बूलियन फंक्शंस एज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में हमारे पास ये है F1 फॉर एग्जांपल, ये फंक्शन है M0 डॉट M2 डॉट M3 डॉट M5 डॉट M6। तो इसको एक दूसरी शक्ल में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि F1 बूलियन फंक्शन में 3 वेरिएबल्स थे, तो 3 वेरिएबल्स हमें याद हो तो उसको हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पे नेम के साथ पैरेंथेसिस के अंदर कामा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास F1 पैरेंथेसिस और x कामा y कामा z मीन्स कि ये 3 वेरिएबल्स हमारे पास x y z हैं। इक्वल साइन के बाद, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म है, तो प्रोडक्ट के लिए हम अपर केस पाई का सिंबल यूज करते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर m को हम नहीं लिखते, जस्ट जो इनके सबस्क्रिप्ट्स हैं जो कि मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करे, 0 2 3 5 6 यही हम लिखते हैं। तो ये बूलियन फंक्शन F1 है जो कि 3 वेरिएबल्स x y z से बनता है, और इसमें जो इसको रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज मैक्स टर्म्स, मैक्स टर्म 0, मैक्स टर्म 2, मैक्स टर्म 3, मैक्स टर्म 5, मैक्स टर्म 6। तो ये ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसी तरह हम किसी बूलियन फंक्शन को सम ऑफ मिनटर्म्स के फॉर्म में अगर गिवन है, सो दिस इज द बूलियन फंक्शन। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ F1 प्लस M4 प्लस M7। तो इसको भी हम इसी शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F1 x कामा y कामा z। सो दीज आर द 3 वेरिएबल्स, और सम के लिए हम ये सिग्मा जो समेशन का सिंबल है इसको हम यूज करते हैं, और इस पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ उन मिन टर्म्स को हम लिखते हैं जो इस बूलियन फंक्शन का हिस्सा है। सो मिन टर्म 1, मिन टर्म 4 एंड मिन टर्म 7, तो उनके नंबर हम इधर लिख लेते हैं। तो ये बूलियन फंक्शन सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में है, और ये बूलियन फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के फॉर्म में है। हम इन दोनों फॉर्म्स के बीच में कन्वर्जन भी बड़े आराम से कर सकते हैं। इनके कन्वर्जन का तरीका ये है कि लेट्स से F1 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको जस्ट कंबाइनिंग द मिसिंग टर्म्स इन वन फॉर्म गिव्स द अदर। तो अगर ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के फॉर्म में गिवन है, तो सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में जस्ट सिंपल सम वाला यूज करें, और जो मिन टर्म्स इधर मिसिंग है, फॉर एग्जांपल 0 इधर है, 1 नहीं है, तो 1 इधर लाएं, 2 है, 3 है, 4 मैक्स टर्म इधर नहीं है, तो 4 को इधर पुट करें, और हमारे पास 5 6 और हमारे पास इधर 7 भी होना चाहिए, जो कि इधर मैंने गलती से नहीं लिखा, लेकिन इधर 7 भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स है, और 3 वेरिएबल्स में जो टोटल मिन टर्म्स बनते हैं या मैक्स टर्म्स बनते हैं वो 0 से लेकर 7 तक है। तो अगर ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के फॉर्म में गिवन है, तो जो मैक्स टर्म्स इधर या जो नंबर इधर मिसिंग है उनको कंबाइन करके सिग्मा की मदद से, तो ये हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में आ जाएगा। और अगर ये सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में गिवन है, तो जो मिन टर्म्स इधर नहीं है उनको कंबाइन करके और प्रोडक्ट वाला सिंबल लगाए, तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में हो जाएगा। बस जस्ट वो नंबर जो मिसिंग है 0 से लेकर 7 तक, वो इधर तरतीब में लिखने हैं। तो एक फॉर्म में सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में गिवन हो, तो हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स डायरेक्टली बना सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में कोई फंक्शन बूलियन फंक्शन गिवन हो, तो हम सम ऑफ मिन टर्म्स बड़े आराम से इन नंबर्स को जस्ट इधर मिसिंग नंबर्स को लिख ले और सिंबल चेंज करके हमारे पास आराम से आ जाएगा। तो बूलियन फंक्शन
हमने यहाँ तक पढ़ा कि बूलियन फंक्शन को हम सम अप मिन टर्म्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रुथ टेबल से डायरेक्टली, और हम प्रोडक्ट अप मैक्स टर्म्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन दोनों फॉर्म्स के बीच में आप आपस में कन्वर्जन भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अगर कोई बूलियन फंक्शन प्रोडक्ट अप मैक्स टर्म के फॉर्म में गिवन है या सम अप मिन टर्म्स के फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। वी से दैट द बूलियन फंक्शन इज इन द कैनोनिकल फॉर्म। तो अगर कोई बूलियन फंक्शन कैनोनिकल फॉर्म में है तो इसमें या ये फंक्शन या तो प्रोडक्ट अप मैक्स टर्म के फॉर्म में होगा या सम अप मिन टर्म्स के फॉर्म में होगा। सो आइदर ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। जो दूसरा फॉर्म है बूलियन फंक्शन को, उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।